हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों को पढ़ाया जा रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी को, उसकी संरचना क्या होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, साथ ही में आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करना बताया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। दूरदर्शी मतलब दूर स्थित वस्तु का अगर हमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब देखना है, बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी का। ठीक है ना। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है, आपको 2 लाइन में लिखना है। पहले आपको हेडिंग लगा लेना है। देखिए रफ कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान मैं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताऊंगा कि खगोलीय दूरदर्शी है क्या, इसकी संरचना आपको कैसे लिखनी है, साथ ही में प्रतिबिंब का बनना आपको बताएंगे। उसके बाद आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपको कैसे ज्ञात करना है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए हमें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, यह एक ऐसा भैया प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु, जैसे आकाशीय पिंड में बात करूं, तारे हैं, चंद्रमा है इत्यादि को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का। तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पर आपको क्या लिखना है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं जैसे आकाशीय पिंडों में तारे, चंद्रमा इत्यादि को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा दूर स्थित जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। ओके, तो ये आप ले सकते हो खगोलीय दूरदर्शी में। फिर अगली हेडिंग डालोगे आप संरचना या रचना। संरचना आप देखिए याद नहीं करना, याद करोगे तो क्या मतलब है। संरचना में देखिए इसमें क्या होती है, एक धातु की लंबी नली होती है। ठीक है, और जो धातु की लंबी नहीं होती, धातु की एक छोटी सी नली होती है। ठीक, लंबी हमने बोल दी है गलती से। जिसके एक सिरे पर क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है और ये बड़े द्वारक का होता है। ये अभिदृश्यक लेंस इसलिए बोला जाता है भैया क्योंकि वस्तु की ओर है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पहली लाइन संरचना में क्या लिखनी है कि इसमें धातु की एक नली होती है जिसके एक सिरे पर अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। ठीक है ना, या आप कह सकते हो जिसके एक सिरे पर ज़्यादा फोकस दूरी और ज़्यादा द्वारक का एक लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होती है। ठीक है, दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा क्या होता है कि जो ये आपकी नली होती है इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए इसको लगाया जाता है। और जो यहाँ पर नली का दूसरा सिरा होता है इसके ऊपर क्या होगा, दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होती है और एक अन्य नली फिट होती है यहाँ पर एक छोटी सी। ठीक है, और ये जो होती है इस नली की तुलना में पतली होती है और इसमें जो लेंस लगा होता है ये कम फोकस दूरी और कम द्वारक का लेंस होता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा कम फोकस दूरी और कम द्वारक का लेंस होता है। चूंकि ये नेत्र की ओर होता है इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। और इस नेत्रिका लेंस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं भैया, क्रॉस तार। बस संरचना आपकी हो गई, फालतू टेंशन ले रहे हो। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि इसमें धातु की एक नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। अभिदृश्यक लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेंस वस्तु की ओर होता है। नली के दूसरे सिरे पर दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होती है और इस पर एक अन्य नली फिट होती है। जो अन्य नली फिट होती है इसके दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और कम द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं। चूंकि ये नेत्र की ओर होता है इसलिए इसे हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और नेत्रिका लेंस पर क्या होते हैं भाई, क्रॉस तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, क्रॉस तार। तो ये हो गई इसकी संरचना। बताइए कितनी आसान संरचना है। फिगर को समझ लीजिए, संरचना हो गई। अब ये फिगर आपको नहीं बनाना है, फिगर आपको देखो ये मैंने इसलिए बना दिया जिससे आपको संरचना लिखने में कोई दिक्कत ना हो, इसको देखकर आप संरचना लिख सकें। अब संरचना के बाद अगली हेडिंग आपको क्या डालनी है, प्रतिबिंब का बनना। कौन सी हेडिंग डालनी भाई, प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना तभी आप लिख पाओगे जब आप किरण आरेख को समझोगे। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी प्रतिबिंब का बनना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, बस आप हमें थोड़ा समय दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया कि वस्तु की ओर यहाँ पर क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है। और अभिदृश्यक लेंस क्या होता है, अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक का उत्तल लेंस होता है। तो ये आपके समक्ष मैंने क्या बना दिया, ये मैंने आपके समक्ष एक अभिदृश्यक लेंस बना दिया।
ठीक है। ये एक उत्तल लेंस है, वस्तु की ओर है, बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का लेंस होता है। ये मैंने इसकी मुख्य अक्ष खींच दिया, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। हाथ से बना रहे तो फिगर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे ज़्यादा अच्छा से अच्छा बने जिससे आपको समझ में आए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अविदृश्यक लेंस हो जाएगा। प्रदर्शित आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वस्तु की ओर है ना, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, अविदृश्यक लेंस बोलते हैं। ओके, इस अविदृश्यक लेंस का यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O मान लेते हैं, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसलिए इसके प्रकाशिक केंद्र को O मान लेते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। क्या करते हैं भाई, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी, ठीक है। एक बात यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में चाहे अपवर्ती दूरदर्शी बोला जाए, खगोलीय दूरदर्शी बोला जाए या ज्योतिष दूरदर्शी बोला जाए, इसी को आपको बनाना है, ठीक है। दिमाग में ऐसा प्रश्न नहीं रखिएगा कि खगोलीय दूरदर्शी अलग है, अपवर्ती दूरदर्शी अलग है। मैं बता दूं भैया, खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार की होती है, एक अपवर्ती और एक परावर्ती दूरदर्शी। जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन के द्वारा ही प्रतिबिंब का बनना बताया जाएगा। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी है। क्या है भैया, ये अपवर्ती दूरदर्शी। मैं पहले इसको बता दे रहा हूँ, आप बाद में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी अगले आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये अविदृश्यक लेंस होता है। चूंकि ये खगोलीय दूरदर्शी है तो हम दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। तो जब दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। वस्तु जब अनंत पर होती है, आप याद कीजिए, जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर स्थित थी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता था, सभी को पता है। तो और ये भी याद होना चाहिए कि अगर वस्तु हमारी अनंत पर स्थित है तो उससे चलने वाली जो किरणें होती है वो समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, आपस में समांतर आती हैं। मतलब जो दो किरणें चलती हैं वस्तु से वो आपस में समांतर आती हैं। तो वस्तु चलने वाली पहली किरण, मान लेते हैं वस्तु अनंत पर, उससे चलने वाली पहली किरण ऐसे आई और मुख्य अक्ष के ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर गई बिना विचलित हुए। आपने नियम पढ़ा है कि कोई प्रकाश किरण अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण ऐसे आएगी और इस लेंस पर आपतित होगी। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। आपने नियम पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो लेंस पर अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, लेंस पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सभी को पता है कि ये आपके इस उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। द्वितीय मुख्य फोकस की जो प्रकाशिक केंद्र से दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, f0, ठीक है। क्योंकि इस लेंस का नाम O है तो फोकस दूरी मान लीजिए f0 हो गई, ठीक। तो यहाँ पर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते हैं, नेत्रिका लेंस को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो ये आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अभी तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये आपका वास्तविक बना है और उल्टा बना है। तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर यही प्रतिबिंब उस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, चूंकि नेत्रिका लेंस क्या करेगा, नेत्रिका लेंस इस प्रतिबिंब का भी, इस वस्तु का भी, ये आभासी वस्तु का कार्य करा ना, तो जब इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाएगा तो उसको कैसा प्रतिबिंब बनाना है, सीधा बनाना है और बड़ा बनाना है, ठीक। क्योंकि आपको सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना है। तो उत्तल लेंस में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको वस्तु को कहाँ रखना होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। तो हमको क्या करना है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इस प्रकार इसको समायोजित करना है कि जो नेत्रिका लेंस, भैया ध्यान दीजिएगा, जो नेत्रिका लेंस मैंने यहाँ पर बनाया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो नेत्रिका लेंस मैंने यहाँ पर बनाया है, ऐसे थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये जो मैंने नेत्रिका लेंस बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इसको समायोजित करना है कि जो नेत्रिका लेंस, ये नेत्रिका लेंस है, ये कम फोकस दूरी और कम द्वारक का है, इसका वक्रता केंद्र हम ई मान लेते हैं। तो जो नेत्रिका लेंस का आपका मुख्य फोकस है इसको हम एफ नाम दे देते हैं। इस मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच ये प्रतिबिंब बनना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाएगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसलिए इस प्रतिबिंब का इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और इसके मुख्य फोकस के बीच में होना अनिवार्य, इस तरीके से आपको समायोजित करना है। अब देखिए, अब ये जो आपका प्रतिबिंब बना इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो अब वस्तु का कार्य करेगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका देखिए कैसे बनाता है। इस वस्तु से चलने वाली पहली किरण
मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, जो प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये प्रतिबिंब इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य किया, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। आपको पता है कि वस्तु से चलने वाली कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस के वह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस इससे होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण हम गुजारेंगे, जब तक दो किरणें काटेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण किससे होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। आप इन दोनों किरणों में एक प्रकार की खूबी देखोगे। खूबी क्या देखोगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे से क्या भाई भाग रही हैं। आप इन देख सकते हो इन दोनों किरणों को, ये दोनों किरणें ऐसे जा रही हैं, मतलब ये फैलती जा रही हैं, आगे चल के तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो इन किरणों को क्या करेंगे, पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे। ऐसे क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी, ऐसे काटेंगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको हम ए डबल डैश बी डबल डैश बोलेंगे, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब बना ये नेत्रिका लेंस द्वारा बना है। इस लेंस को आप लिख सकते हो ये नेत्रिका लेंस है, क्योंकि नेत्र की ओर है, तो नेत्रिका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना। नेत्रिका लेंस क्या करता है, जो अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना। अब कुछ दूरियां आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर लेनी। जब प्रतिबिंब बना था अभिदृश्यक लेंस द्वारा, इसकी दूरी कितनी थी, FO, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस द्वारा मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना था। अब यहाँ पर ये वस्तु है नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु हो जाएगी आपकी UE। कितनी हो जाएगी, UE नेत्रिका के लिए, इसलिए वस्तु की दूरी UE। नेत्रिका लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पर इसकी स्थिति हो जाएगी VE। कितनी हो जाएगी, VE। फिगर को समझने में किसी को कोई समस्या नहीं। अगर फिगर समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लिखना क्या मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है कि इसमें जो होता है, चूंकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है, तो वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर स्थित होती है। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या करती हैं, अभिदृश्यक लेंस पर जब आकर आपतित होती हैं, तो अभिदृश्यक लेंस क्या करता है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, मुख्य फोकस यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर बनाता है। और नेत्रिका लेंस को हम क्या करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं। किसको समायोजित करते हैं, नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो ये प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित रहे। क्यों, क्योंकि नेत्रिका लेंस क्या करेगा, इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनाता है। इसलिए इस प्रतिबिंब का नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होना अनिवार्य है। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना आपको प्रतिबिंब के बनने में लिख लेना है। बताओ, किसी को कोई समस्या नहीं, कितना आसान है ना। तो इस तरीके से प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब आपको अगली हेडिंग क्या डालनी है, आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो यहाँ पर इसे रफ कर दें, ये हेडिंग आपकी हो गई। उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगली हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता का व्यंजक। क्या हेडिंग पड़ेगी, आवर्धन क्षमता। मैंने आप लोगों को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता बता रखी है कि आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होती है, बीटा अपान में अल्फा। ठीक, मान लेते हैं कि जो हमारी वस्तु है, वस्तु कितना कोण बनाती है, यहाँ पर अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए अल्फा कोण बनाती है, तो चूंकि ये बहुत छोटे कोण होंगे, क्योंकि वस्तु बहुत दूर स्थित है तो बहुत छोटी होगी। ठीक है, और बीटा कोण कहाँ बनता है, जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो मानव नेत्र पर कोण बनता है उसे बीटा कहते हैं। फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जो अल्फा कोण बन रहा है, जब इसमें हम tan अल्फा लेंगे तो लंब तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वस्तु अनंत पर स्थित है। आधार तो पता चल जाएगा कि वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है, तो लंब नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देखें तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपका ये वाला है, तो हम ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं यहाँ पर, ये वाला भैया। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं यहाँ पर छोटा सा, इससे आपको अल्फा का मान पता चल जाएगा। और बीटा के लिए ये वाला त्रिभुज आपको ले लेना है, बस बाकी कुछ करना नहीं। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि वस्तु क्या है, वस्तु बहुत दूर है। क्या है, वस्तु बहुत दूर है, अतः बहुत छोटी होगी। क्या होगी, बहुत छोटी होगी, और वस्तु बहुत छोटी होगी तो कोण भी क्या होंगे, इसलिए अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण होंगे। अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण होंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब बहुत छोटे कोण अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा लगभग होता है आपका tan अल्फा के बराबर। किसके होता है, tan अल्फा के बराबर। अब इस त्रिभुज में आ जाइए, यहाँ से tan अल्फा लीजिए, अल्फा के सामने भुजा लंब a डैश b डैश हो जाएगी, a डैश b डैश रख दिया। आधार की बात करें तो आधार आपका देखिए यहाँ पर आधार की दूरी कितनी है, FO है। ठीक है, या आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो O से F2 तक, OF2 लिख सकते हो, या दूरी लिख दीजिए आप कितनी है, F0 है। ओके, तो चूंकि उत्तल लेंस के द्वारा ये उधर की दाईं ओर की दूरी है, इस वजह से इसको हम धनात्मक लेंगे। ओके,
अब इसी प्रकार तथा बीटा का मान निकालेंगे, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग tan बीटा के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम इस छोटे वाले त्रिभुज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बीटा कोण बनना है, इसका सामने भुजा लंब a डैश b डैश ही होगी, a डैश b डैश रख देंगे। बटे में वस्तु की स्थिति की बात करें तो वस्तु ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसकी दूरी मैंने कितनी मानी, यू ई। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, लेकिन ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है इसलिए यू ई से लिख देंगे। वस्तु सामने है नेत्रिका लेंस के लिए इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। कोई समस्या? अब ये दोनों मान उठा करके रख देंगे, लिखेंगे अल्फा व बीटा के मान रखने पर, अल्फा व बीटा के मान रखने पर। चलिए भाई अल्फा व बीटा के मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा m बराबर, देखिए बीटा का मान कितना आया है a डैश b डैश, बटे में कितना है माइनस का यू ई, पूरे के बटे में आ जाएंगे। आगे अगर बात करें तो अल्फा का मान आया है a डैश b डैश, और बटे में अगर बात करें तो FO, ठीक है ना। FO क्या है, अभिदृश्यक लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। आगे बात करें यहाँ पर तो a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं यहाँ तक कि। आगे हल करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर खींच देते हैं। FO आपका ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाए, बटे में कितना हो जाएगा माइनस का UE। ये जो व्यंजक निकल के आया ये क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है स्थितियाँ। क्या हेडिंग डाल लेना है, स्थितियाँ। स्थितियों में पहली हेडिंग आपको क्या डालना है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। पहली स्थिति ये हो जाएगी। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सभी को पता है कि जो VE का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव। लेंस सूत्र लगाओगे, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से जब लगाओगे, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की FE हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी VE हो जाएगी, और वस्तु की दूरी VUE हो जाएगी। बस इतना याद रखना कि वस्तु की दूरी जब आप माइनस के UE रखोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। बताइए कोई समस्या? अब इसी में मान रखना है, थोड़ा सा इधर ही हल कर देते हैं। 1/FE बराबर 1/VE का मान इन्फिनिटिव है, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1/UE। 1/इन्फिनिटिव का मान 0 हो जाएगा, तो ये कैंची गुणा करने पर आपको यहाँ से मिल जाएगा UE बराबर का FE। कितना मिल जाएगा, UE बराबर FE। ये मान उठा करके आप इसी सूत्र में रख दीजिए, तो m बराबर आपका निकल के आ जाएगा, m बराबर कितना था आपका F0 बटे में कितना माइनस का UE, और UE का मान आया है FE, तो ये माइनस का FE हो जाएगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होगा वो F0 बटे में कितना हो जाएगा, माइनस का FE। अगली हेडिंग आपको क्या डालना है, स्थितियों में जब अंतिम वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये दूसरी स्थिति है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की कहाँ पर बनता है भाई, न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये आपकी दूसरी स्थिति हो जाएगी। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो जो VE का मान हो जाएगा D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सामने की दूरी होगी, प्रतिबिंब सामने तो बनेगा, इसलिए -D रख देंगे। ओके, तब पुनः हम लेंगे लेंस सूत्र। क्या लेंगे, लेंस सूत्र से। अब शायद जगह यहाँ पर नहीं बची, आप देख पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ तो दिखाई पड़ा है, ठीक दिखाई पड़ा, इधर थोड़ा सा रफ करेंगे। ओके, रफ करेंगे, उसके बाद जो आपका मान आएगा UE का वो यहाँ पर उठा करके रख देंगे। स्क्रीनशॉट भैया जल्दी से ले लीजिए, बाद में नहीं कहना। चलिए भाई इसे रफ कर दें, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ओके, ज़्यादा नहीं रफ करेंगे। तो लेंस सूत्र जब लगाएंगे तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/FE बराबर 1/ क्या होता है VE और माइनस का 1/UE। जब UE मान रखोगे तो सामने की दूरी रखोगे तो आपका ये ऋण चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/FE बराबर 1/, VE का मान कितना है -D, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। UE का मान जब -UE रखोगे तो ये प्लस का 1/UE हो जाएगा। यहाँ से जब आप 1/UE का मान निकालोगे तो 1/FE तो आपका इधर आइए, इसको इधर ले जाओगे
तो प्लस का 1/, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें आप देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर हेर फेर कर लीजिएगा। देखिए 1/UE बराबर 1/FE, आप इसमें कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ पर 1/FE आपने ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा FE, और बटे में कितना हो जाएगा, डी। अब जो ये UE का मान आया है, ये 1/UE का मान उठा करके यहाँ पर रख दो बस, ठीक है ना। तो लिखोगे 1/UE का मान रखने पर, चलिए भैया मान रख देते हैं। तो ये m बराबर हो जाएगा F0, ठीक है। और उसके बाद माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दीजिए। 1/UE का मान कितना आया है, 1/FE, और ब्रैकेट में 1 प्लस FE बटे में भैया D। कोई समस्या, इसको मिला के लिख लो। m बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का F0 बटे में FE, ब्रैकेट में 1 प्लस FE बटे में D। तो ये थी भैया खगोलीय दूरदर्शी की 2 स्थितियाँ, और 2 स्थितियों में भी आपने क्या किया, आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये आवर्धन क्षमता का व्यंजक कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, और ये जो आवर्धन क्षमता का व्यंजक है ये कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है कि आपको खगोलीय दूरदर्शी, जिसे हम अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से जानते हैं या ज्योतिष दूरदर्शी के नाम से जानते हैं, उसकी संरचना, प्रतिबिंब का बनना और आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करना आ गया होगा। साथ ही में आपने स्थितियों को भी भली भांति समझ लिया होगा। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलेंगे परावर्ती दूरदर्शी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।